हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आया है ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से, आप देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 बोर्ड विषय गणित पेपर कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस पेपर को हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। मैंने पूरी प्रश्नावली करा रखी है। ठीक है, नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी पूरा करा रखा है, जिसकी लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और ये जो वीडियो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये उत्तराखंड बोर्ड का सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र है, लेकिन ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप एक बार जरा देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, सारे करेंगे मस्त तरीके से। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लाइक तो जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो जो मुख्य मान मानने के लिए देखो हम क्या मान लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं कि y बराबर हमारा क्या है, कॉस इनवर्स 1/√2। तो कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस y, इधर आ जाए बचेगा 1/√2। कॉस है, इसका मान भी कॉस में सोचो 1/√2 का, तो कॉस π/4, कॉस 45 का मान होता है। तो कॉस से कॉस हटा, y का मान क्या आ जाएगा π/4। ठीक है, सो आंसर होगा π/4। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में तो दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में बोल रहे हैं अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। देखो अगर ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है ना, तो ए को बी के साथ गुणा करो या बी को ए के साथ गुणा करो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक अगला बोल रहा है साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष प्लस करो। देखो हमारे पास मान लेते हैं, माना y बराबर हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर, इसका प्लस करना है मैं तो dy/dx लिखूंगा। साइन का प्लस क्या होता है, कॉस। ठीक, x के जगह पर एक्स स्क्वायर है, अब किसका प्लस होगा, एंगल में जो बैठा है dy/dx एक्स स्क्वायर का, तो इसका प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होता है 2x। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स फंक्शन एक्स के बराबर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गौर नंबर है। देखो हमें क्या दे रखा है, फंक्शन ए प्लस बी माइनस के एक्स क्या है, फंक्शन एक्स है, और जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हमें दे रखा है ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ लगा देंगे प्रॉपर्टी, जो गुणधर्म होता है। गुणधर्म में क्या होता है, ए प्लस जो लिमिट होती है उनको जोड़कर एक्स में से आप घटा सकते हो। ठीक, तो एक्स में से दोनों लिमिट को जोड़कर एक्स उसमें से घट जाता है। ठीक है, ये चीज हो जाती है। और यहाँ देखो इसका मान किसके बराबर दे रखा है, एफ एक्स के बराबर दे रखा है। सो अगर यहाँ पर इसको मैं आई के बराबर मान लूँ, ये आई इंटीग्रेशन है ना, आई के बराबर मान लूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस चीज़ को मैं एफ एक्स बोल सकता हूँ। तो रख दें उसके जगह पर एक्स। सो ए टू बी फंक्शन ए प्लस बी माइनस के एक्स, फंक्शन नहीं है ना यहाँ पर ये चीज़, चलो अरे यार फिर से लिख दिया। अब क्या है, देखो इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ से एफ एक्स रख सकता हूँ। ठीक है, इसकी जगह पे एफ एक्स रख सकता हूँ। तो एफ एक्स से जब मैं गुणा करूँगा, इंटीग्रेशन में अलग अलग ले लेता हूँ, इस तरफ आई है, ए प्लस बी एफ एक्स से गुणा करूँगा तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, ये आपका क्या है, अच्छा ये a प्लस बी भी तो आएगा, a प्लस बी हमारा बाहर आ जाएगा यहाँ से। जैसे एफ एक्स इसके साथ गुणा करेंगे ना, एफ एक्स ए प्लस बी के साथ भी आ गया, एक्स के साथ भी आ गया।
ठीक है, ए प्लस बी बाहर आ गया, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, प्रश्न ही है दिया गया इंटीग्रेशन आई है, तो ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के आई, और यहाँ पर है ए प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, तो ये आ गया 2i, ये है ए प्लस बी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये आई निकालना है, ये जो दो गुणा है इधर के क्या हो जाएगा, बट्टी में आ जाएगा, ये आ जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं डिटेल में कर रहे हैं, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आ जाएगा ए प्लस बी बट्टे 2 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो प्रश्न को दोबारा देखें। अब आ जाओ, कह रहे हैं e की पावर एक्स क्यूब का अवकलज क्या होगा, वाई मान लो e की पावर एक्स क्यूब का अवकलज डी वाई बट्टे डी एक्स। तो देखो e की पावर एक्स क्यूब का अवकलज e की पावर एक्स क्यूब होता है, और पावर में जो भी उसका अवकलज हो जाएगा। e की पावर एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3 का अवकलज क्या होता है, 3 सामने एक पावर कम, तो ये आ गया 3x स्क्वायर गुणे में e की पावर एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर गुणे में e की पावर एक्स क्यूब। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो वीडियो को दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होता है। गलत, हो सकता है हो, जो है ज़रूरी नहीं कि हर बार सतत फलन अवकलनीय होगा, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, जो भी फंक्शन अवकलनीय है ना वो सतत जरूर होगा, लेकिन हर एक फलन जो सतत है वो अवकलनीय हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, यदि ए और बी दो संग्रह सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। देखो, अगर सम संग्रह होता है तो बी बराबर लैम्डा ए लिख सकते हैं, ये कथन सही है। ए को प्लस माइनस बी के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है, ए और बी क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। ठीक है, और दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। ठीक है, ये भी सही हो सकता है। कह रहे हैं ए और बी क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई प्लस 2 प्लस 3 के दिक् कोसाइन क्या होंगे। तो देखो हमारे पास क्या होता है ना, दिक् कोसाइन ए की जगह पर आई का गुणज 1, बी की जगह पर यहाँ पर 2 है, और सी की जगह पर क्या है 3 है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना होता है, जो कि आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 14। ठीक है, तो दिक् कोसाइन होता है एल एम एन, ए के बट्टे पे जो भी आए हैं वो आ जाता है अंडर रूट 14, ये होता है बी के बट्टे में अंडर रूट 14, और ये होता है सी के बट्टे में अंडर रूट 14। ए हमारा क्या है 1, तो 1 बट्टे अंडर रूट 14, एम हो जाएगा 2 बट्टे अंडर रूट 14, और एन हो जाएगा 3 बट्टे अंडर रूट 14। ये हमारे हमें दिक् कोसाइन मिल जाएंगे। तो देखो 1 बट्टे अंडर रूट 14, 2 बट्टे अंडर रूट 14, 3 बट्टे अंडर रूट 14। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे निम्न प्रश्नों में 2 कथन अभिकथन ए और कारण असर्शन और रीजन के रूप में चिन्हित किया गया है, अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए कोड के अनुसार अंकित करें। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं अभिकथन, कथन क्या बोल रहा है, किसी वक्र कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होती है जितने उस वक्र कुल के संगत समीकरणों में स्वच्छ अचर होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कारण देखें, अवकल समीकरण की घात वक्र कुल की संख्या को व्यक्त करती है, वक्र कुलों की संख्या को व्यक्त करती है। यार इतनी हिंदी तो मुझे नहीं आती, वक्र कुल क्या होता है डोंट नो। अवकल समीकरण की घात वक्र कुलों की संख्या, वक्र कुल क्या होता है, ये वाला कथन तो समझ गए। देखो किसी वक्र कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की जो कोटि होती है उतनी ही होती है जितने उस वक्र कुल के संगत समीकरण में स्वच्छ अचर होते हैं। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। अवकल समीकरण की घात कुल संख्या को व्यक्त करती है, वक्र कुलों की संख्या को व्यक्त करती है।
ठीक है। एक अवकल समीकरण की जो घात होती है वक्रकुल की संख्या को व्यक्त करती है ना। ठीक है, ये अभिकथन सही है। ये कारण मैं इस वर्ड को समझ नहीं पा रहा हूँ तो इसमें कुछ कह नहीं सकता सही है गलत है। ठीक है, अगर इंग्लिश में होता तो मैं पढ़ के फट से बोल देता। अगले में आ जाओ, कह रहे हैं अभिकथन दो सदिशों को समान कहा जाता है यदि उनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण भिन्न हो। गलत, ये अभिकथन ही गलत है। कारण एक सदिश राशि की सदैव एक निश्चित दिशा होती है। सही, ये सही है कथन। देखो अभिकथन क्या बोल रहे हैं कि दो सदिशों को समान कहा जाता है उनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण भिन्न हो। गलत। देखो समान तभी कहा जाएगा जब उनकी दिशा और परिमाण दोनों समान हो। एक कारण क्या है, एक सदिश राशि की सदैव एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, कारण तो सही है, दिशा सदैव निश्चित होती है, लेकिन अभिकथन गलत है। ओके, या बोल दोगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं हो। देखो बहुत ही आसान है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल देना है और जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यदि एक सेट ले लिया, एक समुच्चय ले लिया मैंने जिसके अंदर है 1 2 3 और मैंने जो संबंध लिया है इस तरीके से लेना है संबंध कि प्रश्न की कंडीशन को संतुष्ट करे। क्या बोला है, स्वतुल्य हो। स्वतुल्य मतलब खुद का संबंध खुद के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ होगा, 3 का 3 के साथ होगा। सम्मित नहीं होगा, जैसे 1 का 2 के साथ है 2 का 1 के साथ ना हो, ऐसा ना हो। उसके साथ साथ क्या हो, सम्मित ना हो, संक्रामक हो। जैसे 1 का 2 ले लिया, 2 का 3 ले लिया और मैंने यहाँ पर 1 का 3 ले लिया। देखो 1 का संबंध 2 के साथ है लेकिन 2 का 1 नहीं है। यहाँ पर 2 का संबंध 3 के साथ है लेकिन 1 का संबंध 3 के साथ है। ये मैंने संबंध लिया। देखो यहाँ पर अब आपको मैं करके भी दिखा दूँ। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्यों है वो देखो। चूंकि 1,1 संबंध में 2,2 संबंध में 3,3 संबंध में, इस समुच्चय में 3 अवयव थे। खुद का संबंध खुद के साथ तीनों में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसके साथ सम्मित देखो नहीं है, नंबर 2 सम्मित नहीं है। करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे यहाँ पर चूंकि 1 का संबंध 2 के साथ है यहाँ पर है, लेकिन 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है कि नहीं। उसके बाद देखो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक दिखाता हूँ आपको कैसे है ये। ठीक, अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होती है तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, आप जानते हो। अब देखो चूंकि 1 का संबंध 2 के साथ है 2 पे खत्म हो, 2 से शुरू हो रहा है। 2 का संबंध 3 के साथ है तो 1 का संबंध 3 के साथ होना चाहिए, है बिल्कुल है। अतः यह संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है। तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना था जो इन कंडीशन को संतुष्ट करता हो। दे दिया। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो तो फट से दे देगा और जिसका नहीं होगा वो तो सोच में पड़ा रहेगा भाई क्या करूं क्या ना करूं। अगले प्रश्न में आ जाओ, इंटेग्रेशन करना है। ये सारे 1 मार्क्स के प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। हमेशा इंटेग्रेशन को आई मान लेना है। 0 to 1 e⁻x dx। सो देखो दोस्त, e⁻x का इंटेग्रेशन e⁻x ही होता है। लिमिट क्या है, 1 से 0, x के जगह पर अपर लिमिट, x माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट। इसकी घात 0, उसका मान 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा e-1। ठीक, देखो हमें ये दे रखा है तो dy/dx निकालना है। ठीक है, चौथे प्रश्न पे आ जाओ। क्या दिया है, y प्लस साइन y बराबर cos x। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। हमें क्या निकालना है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का अवकलज क्या होता है dy/dx। साइन y का क्या हो जाएगा cos y
और y का अवकलज क्या होता है dy dt dx। cos x का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन x। दोनों तरफ अवकलज करना होता है। यहाँ से देखो dy बटा dx क्या है उभयनिष्ठ है 1 और यहाँ से आ जाएगा cos y माइनस का साइन x। सो इधर क्या हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स निकालना है। ये गुणे में है, इधर आगे क्या हो जाएगा बट्टे में। तो ये हमें हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो प्रश्न में आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय इतनी है, हमें सीमांत आय निकालनी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सीमांत आय निकालने के लिए पूछा है तो हम लिखेंगे दिया है आर एक्स। क्या दे रखा है 3x² + 6x + 5। अब हमें सीमांत आय निकालने के लिए एक बार अवकलज करना होता है, फिर x की जगह पे वो मान रख देना होता है। तो एक बार अवकलज करेंगे r' 3 दूनी 6x और यहाँ से आ जाएगा 6। तो हमें निकालना है सीमांत आय। सीमांत आय जब x बराबर कितना हो 12 हो तो ऐसे आ जाता है r' 12। ठीक है, तो x की जगह पे क्या रखो 12। 12 छंग 72 + 6 तो आंसर आ जाएगा 78। ठीक, तो सीमांत आय कितनी होगी 78 होगी। आराम से बन गया। कह रहे ZX की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए डायरेक्ट नहीं लिखना है। सो देखो दोस्त, छठा ZX के लिए जो दिक् कोसाइन होता है वो हमें बताना है। वो तो मुझे रटा रटा आपको भी पता होगा 001 होता है, लेकिन दिखाना है आपको एंगल। ये आपका x, ये y, ये z होता है। ठीक है, जो कोण बनता है ZX के लिए ये वाला जो बनता है अल्फा कोण, ये है बीटा कोण और ये है गामा कोण। अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बनाता है 90 डिग्री, बीटा बनाता है 90 डिग्री और जिस x के लिए बोला जाता है वो बनाता है 0 डिग्री। ठीक है, और दिक् कोसाइन सूत्र L बराबर होता है cos अल्फा, M बराबर होता है cos बीटा और N बराबर होता है cos गामा। अल्फा 90 है, बीटा 90 है और गामा 0 है। रखो cos 90 एंड cos 0, तो ये आ जाएगा 0 0 1। सो दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा 0 0 1। ठीक, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो वीडियो को दोबारा देखें। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये पी ए, ये मतलब ए की प्रायिकता ये बी की प्रायिकता है। ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरेक्शन बी क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। 7वां प्रश्न है, हमें दिया है, क्या दिया है ए की प्रायिकता हमें दे रखी है 3/5 और बी की जो प्रायिकता हमें दे रखी है वो है 1/5। चूँकि पी ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है, चूँकि ए व बी स्वतंत्र घटना है। किसी घटना है स्वतंत्र घटना है। तो अगर ये स्वतंत्र घटना है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा पी ए गुणा पी बी होता है। तो पी ए का मान है 3/5 और पी बी का मान है 1/5। ऊपर ऊपर गुणा 3 कम 3 नीचे गुणा 5 25। सो आंसर आ जाएगा 3/25। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 3/25। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे आ जाते हैं 8वें प्रश्न में। ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सो हमसे क्या बोल रहे हैं कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके मुख्य मान निकाल के बताना है कितना आएगा। अब देखिए प्रश्न हमारे पास है 8वां, यहाँ पर है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2
प्लस के साइन इनवर्स माइनस की 1/2। ठीक है जी, ये है। सो मैं क्या बोलता हूँ, माना इसको मैं x, इसको मैं y और इसको मैं z मानता हूँ। हमें x y z निकाल के यहाँ रख देना है और हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। देखो, चूंकि x बराबर क्या है, अरे यार x बराबर ये था ना, z बराबर, चलो z लिख देते हैं, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। आप ये जानते हैं साइन इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, ये जब जानते हैं तो माइनस सामने आ जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। अब अंदर जो है उसका मान, साइन में सोचो, साइन किसका मान होता है 1/2, साइन 30 का, यानी कि π/6। इससे ही हटा तो ये आंसर आ गया माइनस के π/6। z आपको मिला माइनस के π/6। y निकाल लो। अब y आपके पास है cos इनवर्स माइनस के 1/2। आप जानते हैं cos इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है। cos इनवर्स ये जो होता है डायरेक्ट पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ठीक है, तो पाई cos इनवर्स x, मतलब x क्यों लिख रहा हूँ, थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 1/2। तो cos इनवर्स इधर है, इसका मान cos में सोचो, cos 1/2 किसका मान होता है 60 का, 60 मतलब π/3। cos इनवर्स से cos हटा, पाई माइनस π/3, तो लॉस ऊपर 3, 3π माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 2π/3। तो y हमारे पास कितना आ गया 2π/3। फिर आ जाओ टेन इनवर्स x, आपने किसको माना, टेन इनवर्स 1 को माना है। पॉजिटिव में बड़ा आसान होता है पॉजिटिव के लिए, तो टेन इनवर्स 1 का मान सोचो 10 π/4 का होता है। टेन इनवर्स 10 हट गया, x का मान आ गया π/4। तो x y z का मान समीकरण 1 में रखने पर, x y z का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जैसे रखेंगे तो यहाँ था x प्लस वाई प्लस जेड था। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, हो सकता है आपके स्कूल में पढ़ाया ना गया हो, एक एक क्वेश्चन आपके ट्यूशन में भी ना पढ़ाया हो, लेकिन मैंने पूरा पढ़ा रखा है, एक एक प्रश्न, एक एक उदाहरण, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पढ़ा रखा है फ्री में। x का मान है π/4, y का मान है 2π/3 और z का मान है माइनस के π/6। लॉस आ जाएगा 4 × 12, 4 × 12 3 पाई, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12 2 पाई, 8 और 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9 पाई बट्टे 12, 3 चौके 12, 3 × 9, तो आंसर आ जाएगा 3π/4। ठीक है, कहीं पे डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने बहुत से मॉडल पेपर करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख सकते हैं। हमसे प्रश्न हमसे क्या बोला 9वां नंबर, कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फलन है निरंतर वर्धमान हो। निरंतर वर्धमान का मतलब f' हमें पॉजिटिव ला के दिखाना है, जिस अंतराल में पॉजिटिव होगा वो निरंतर वर्धमान हो जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है, ये 9वां है ना, हमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है, दिया है क्या फलन है हमारे पास, f(x) बराबर 4x³ माइनस के 6x² माइनस, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, प्लस के 14। हमें क्या करना होता है, एक बार आप क्लच, तो एक बार आप क्लच करेंगे, 4 × 12 x², 6 दूनी 12 और ये 72, 14 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ से 72 ओबेनिस्ट x² माइनस x, 12 छंग 72। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। चूँकि गुणनखंड करते हैं, गुणा करने पे 6, घटाने पे 1, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाता है।
माइनस माइनस प्लस। गुणनखंड करना तो आता होगा, ये तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है, कक्षा 6-7 से पढ़ रहे हो ये चीज़। यहाँ से x उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ। जो 2 बार होता है उसको हम 1 बार लिखते हैं, जो उभयनिष्ठ निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है चिन्ह के साथ। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे 12x माइनस 3 x प्लस 2। ठीक है, समीकरण नंबर ये हो गया 1 f डैश x। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। डाउट दिक्कत तो होगी नहीं अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है। अगर आपने हमसे पढ़ाई की है तो किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं, आसान तरीके से। अब क्या होगा, अब हमें अंतराल के लिए, ठीक है, अंतराल के लिए हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को 0 रख के बराबर रखना होता है। तो यहाँ रखेंगे 12x माइनस 3 x प्लस 2, ये आ जाएगा 0 के बराबर। देखो ये पॉजिटिव है, इसका मान तो 0 नहीं हो सकता, या तो इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0 होगा। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर के प्लस का हो गया। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम संख्या रेखा पे बनाएंगे। इधर x का मान माइनस का 2, इधर x का मान 3, इधर पॉजिटिव प्लस का इन्फिनिटी, इधर माइनस का इन्फिनिटी। तो हमारे पास 3 अंतराल बनेंगे, 1 2 3। ठीक है जी, तो तीनों अंतराल पे हम चेक करेंगे, 1 B C। ये अंतराल है माइनस इन्फिनिटी से -2, B है -2 से 3, और ये 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, इन अंतराल पे हम चेक करेंगे। देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स जो है मैं लिख लेता हूँ, वो क्या है, 12x माइनस 3 और x प्लस 2 सब में। पॉजिटिव आएगा तो वर्धमान है, नेगेटिव आएगा तो ह्रासमान है, सीधी सी बात है। ठीक है, पहले वाले पे चेक करो। ऐसा लॉजिक किसी ने बताया हो ना बताया हो, देखना बहुत आसान है। आपको क्या है, यहाँ पे ये जो 3 है और यहाँ पे ये 2, वो मान नहीं रखने, तभी ये ओपन इंटरवल में लिए जाते हैं। ओपन इंटरवल के बाउंड्री में जो होते हैं पॉइंट, उनको नहीं लेते, अंदर के लेते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी है तो मैंने यहाँ सपोज करो x की जगह पे माइनस के 10 ले लिए पहले वाले में। अब सोचो 12 तो पॉजिटिव है, -10 -3 क्या हो गया, नेगेटिव, और माइनस के 10 प्लस का तो माइनस के 8, तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो इस अंतराल पे क्या आ गया, वर्धमान। ठीक है, इस अंतराल पे क्या आ गया, वर्धमान। अब वर्धमान के लिए चाहिए। अब जैसे यहाँ से 3 है -2 है, तो इनके बीच का लेना है, तो मैं x बराबर 2 लेता हूँ। ठीक है, बड़ा से बड़ा पॉजिटिव है, 2 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा नेगेटिव, 2 में से 2 जोड़ेंगे आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें ह्रासमान है, ये नहीं लेना है। ठीक है, इसमें क्या है, ह्रासमान। 3 to इन्फिनिटी है, जैसे x का मान मैं प्लस का 10 ले लेता हूँ। ठीक है, प्लस का 10 ले लिया। सो देखो 12 क्या है, पॉजिटिव, 10 में से 3 घटाएंगे 7 पॉजिटिव, 10 में 2 जोड़ेंगे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि इसमें भी क्या है, वर्धमान है। तो आप लास्ट में लिख दोगे माइनस इन्फिनिटी। ये जो अंतराल है, इस अंतराल तथा इस अंतराल पर दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है, क्या बोल दोगे। ठीक है जी, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, 10वें नंबर पर। हमसे क्या बोल रहे हैं कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है 2 नंबर में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सो देखो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन tan इनवर्स x बट्टे में 1 + x² dx। ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो हमें क्या करना होता है, आपने इंटीग्रेशन पूरा पढ़ रखा हो, मैंने पूरा पढ़ा रखा है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि tan इनवर्स का प्लस नीचे मौजूद है, तो उसको मैं मान लूँगा। और हमेशा मैंने बोला है कि जो एंगल में ऊटपटांग चीज़ें दिखती हैं ना, उसको मानने से ही आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है।
तो माना टी tan इनवर्स x। तो अवकलज करो, यहाँ x के सापेक्ष अवकलज करना है। tan इनवर्स x का अवकलज 1 के बट्टे में 1 + x² होता है, ठीक है। बट्टे के त्रिकोण में आ जाएगा dx बट्टे में 1 + x²। तो इसकी जगह पे मैं dt रख सकता हूँ। अब मान रखो साइन, इसकी जगह पे आपने t माना है, और dx बट्टे में 1 + x², इसकी जगह पे आ जाएगा dt। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के cos t। इंटीग्रेशन का तो हम c जोड़ देंगे। t का मान रखो, t का मान क्या है? tan इनवर्स x, ठीक है। आंसर जहाँ c हमारा क्या है, जहाँ c हमारा एक समाकलन नियतांक है, ये ज़रूर लिखना। ठीक है, c हमारा क्या है? समाकलन नियतांक है। हो गया, आराम से बन गया होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि दिखाइए जो ये वाला रेखा है और ये वाला जो रेखा है वो परस्पर लंब है, ये हमें दिखाना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, ये चैप्टर नंबर 11वीं का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर भी 11 है। सो देखो दिया है, दो रेखा दे रखी है लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। क्या रेखा है? x - 5 बट्टे में 7 y + 2 - 5 z - 1। ये पहली रेखा दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, और दूसरी रेखा दे रखी है x - 1 x बट्टे 1 y बट्टे 2 और z बट्टे 3। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमें देखो, आपको ये पता होगा रेखा का समीकरण क्या होता है? x - x1 बट्टे a, y - y1 बट्टे b, z - z1 बट्टे c। यही होता है। x y z पॉजिटिव के होने चाहिए, पहले वो चीज़ तो वो नोटिस करनी क्या है, x y z पॉजिटिव के हैं, बिल्कुल है। तो काम आसान बन गया। तो यहाँ देखो, यहाँ e1 कितना है? 7, b1 कितना है? -5, c1 कितना है? 1। फिर आ जाओ, a2 कितना है? 1, b2 कितना है? 2 एंड c2 कितना है? 3। है कि नहीं? बिल्कुल है। उसके बाद देखो, अब लंबवत की कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 आना चाहिए। अब अगर 0 आ जाता है तो लंबवत है, नहीं तो लंबवत नहीं है। मान रखते हैं 7 × 1 -5 × 2 1 × 3। 7 × 7 5 दूनी 10, 3 × 3 7 और 3 10 में से 10 घटाएंगे, आ गया 0। देखो इसको हल करने पे हमें कितना मिल रहा है? 0। लिखेंगे चूंकि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 है, अतः यह रेखाएं आपस में लंबवत है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पार्ट्स हैं प्रायिकता के, है ना, तो दोनों हम करेंगे, टेंशन मत लो। कह रहे हैं एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। माता है, पिता है और एक पुत्र है। ई घटना जो हमें दे रखी है, पुत्र एक सीढ़ी पे खड़ा है और एफ जो घटना है, पिता बीच में खड़ा है। सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है पी ई बट्टे एफ का। तो देखो हमें प्रश्न में क्या चीज़ दे रखी है? माता है, माता को हम मदर बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये फर्स्ट पार्ट है। माता को हम दिखाते हैं एम से, पिता को हम दिखाते हैं एफ से, और जो पुत्र को दिखाते हैं हम सन एस से। हमें जो घटना दे रखी है ई घटना दे रखा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, मतलब एक छोर पे खड़ा है, एक सिरे पर खड़ा है, ये घटना बोल रखा है हमें, खड़ा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो देखो, पुत्र अगर एक सिरे पे खड़ा है, मतलब एकदम एक छोर पे खड़ा है, तो माता यहाँ होगी या पिता यहाँ होगा, या फिर पिता यहाँ होगा माता यहाँ होगी, या पुत्र इस छोर पे, तो अब उसको शिफ्ट में कर दो, या तो
देखो पुत्र यहाँ आ गया, पापा इधर है, मम्मी यहाँ है, या फिर मम्मी यहाँ है, पापा यहाँ है, पुत्र यहाँ है। पुत्र को एक छोर पे ही रखा है हमने, देखो हमेशा। तो ये चार ही घटना बन सकती है, ये चार ही घटना बन सकती है। उसके बाद एफ जो बोला गया है, एफ क्या बोला गया है प्रश्न में? हाँ, पिता बीच में खड़ा है, पिता बीच में खड़ा है। ठीक है, अगर पिता बीच में खड़ा है तो क्या हो सकता है? देखो, अब पिता यानी कि फादर, पापा बीच में खड़ा है तो बेटा इधर होगा, माता इधर होगी, या फिर बेटा इधर होगा, माता इधर होगी। ये दो ही घटना हो सकती है। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या निकालना है? हमें निकालने के लिए बोला है पी ई बट्टे एफ निकालना है, जो कि होती है पी ई इंटरसेक्शन एफ, बट्टे में जो होता है वो आ जाता है पी एफ। ठीक है, ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है। अब यहाँ पे आ जाऊँ, चूँकि ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है? एम एफ एस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एस एफ एम यहाँ पे भी है, और यहाँ पे ये दो घटना दोनों में उभयनिष्ठ है, एम एफ एस और एस एफ एम। ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो इसके नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिए। अब देखो, संभव परिणाम कितने हैं? दो हैं। ठीक है, संभव परिणाम दो हैं। अब आप सोचो कि भैया कुल परिणाम क्या है? ठीक है, संभव परिणाम तो दो हो गया, कुल परिणाम क्या है? ये आपके मन में आ रहा होगा। सो देखो, हमारे पास परिणाम कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, तो कुल परिणाम निकालने के लिए 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, एफ में कितनी घटनाएं? एफ में कितनी घटनाएं? 2 घटनाएं, और संभव परिणाम 2, कुल परिणाम भी आ गया, फैक्टोरियल 3, ऊपर नीचे सेम टू सेम कट के आ जाएगा 1। तो इसकी जो सप्रतिबंध प्रायिकता होगी वो 1 होगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अब आते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न में। काफ़ी शानदार और जानदार प्रश्न है। कह रहे एक पासे को 2 बार उछाला गया है। कितनी बार? 2 बार उछाला गया है। ओके, प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया है। संख्या के 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सप्रतिबंध प्रायिकता आता ही आता है हमेशा 2 नंबर में ही। ठीक, सो देखो, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। आपा हमसे क्या बोला गया है? यहाँ देखो, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। पासे को जब हम 2 बार उछालते हैं तो क्या क्या स्टार्ट होता है? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, और कहाँ तक जाता है? 2,6 तक। 3,1 से कहाँ तक जाता है? 3,6 तक। 4,1 से कहाँ तक जाता है? 4,6 तक। 5,1 से कहाँ तक जाता है? 5,6 तक। और 6,1 से कहाँ तक जाएगा? 6,6 तक। तो हमारे पास जो कुल परिणाम है कितने? 36 होते हैं 2 पासे को फेंकने पर। छोटी कक्षा से सीखते आए हो, कुल परिणाम हमारे पास 36 है। ठीक है, हमें क्या बोल रखा है प्रश्न में? प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया जाता है। संख्याओं का योग 6 पाया जाता है। एफ जो घटना है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 6 पाया जाता है। तो संख्याओं का योग 6, अगर चाहो तो लिख दो, बढ़िया हो जाएगा। संख्याओं का योग 6 कब होगा? 1,5 आने पर, 2,4 आने पर, 3,3 आने पर, 4,2 आने पर, और 5,1 आने पर, तभी संख्याओं का योग 6 होगा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और अगला जो हमसे बोला है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता बताइए। ठीक है, संख्या 4 ये घटना, संख्या 4 के एक बार न्यूनतम, मतलब एक बार तो हो ही हो, एक से ज़्यादा बार भी आप हो ले सकते हो। तो पहले वाले लाइन में आ जाएगा 1,4, दूसरे वाले में लाइन में 2,4, तीसरे वाले में आ जाएगा 3,4, फिर आएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, फिर 5,4 और 6,4।
ठीक है जी, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक, हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार। देखो ये सब प्रतिबंध प्रायिकता है ना, जिसके लिए निकालना होता है, हमें क्या बोल रहा है, संख्या 4 के न्यूनतम, तो उस घटना को ई बोल दो, और जिस पर दिया गया, जिस पर कंडीशन लग रही है, कंडीशन क्या है, संख्याओं के योग 6 है, इसको एफ मान लिया। हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार, प्रायिकता ई अपॉन एफ, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता बट्टे में पी एफ। ठीक है, ये चीज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें ये चीज़ याद करना है, लेकिन हमें ई इंटरसेक्शन एफ तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ये ई है ये एफ है, 1,5 यहाँ है, 1,5 यहाँ है, 1,5 नहीं है, 2,4 है, 2,4 है, 3,3 यहाँ नहीं है, 4,2 यहाँ है, 4,2 यहाँ है, 5,1 यहाँ नहीं, दो ही घटना है, एक है 2,4 और दूसरा है 4,2। ठीक है, अब मान रखो यहाँ पर देखो, तो इसकी संभव परिणाम कितना है, 2 है, कुल परिणाम 36 है। एफ में कितनी घटना है, 1 2 3 4 5, संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 36, इसके पट्टे में 36, इसके पट्टे में 36 कटा, ऊपर से बचा 2, नीचे से बचा 5, तो आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो वीडियो को दोबारा देखें। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे मान लीजिए कि जो n है, स्मॉल जो n है वो ब्रैकेट बड़े वाले n में जा रहा है, मतलब स्मॉल n बिलोंग्स कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या में, और fn हमें ये दे रखा है कि अगर n विषम हो तो ये लेना है, अगर n सम हो तो ये लेना है। ये जो फलन है वो n से n में जा रहा है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। बताइए क्या फलन एक की अच्छा दिया है, एक की अच्छा दिया मतलब बाइजेक्टिव है कि नहीं। बाइजेक्टिव होने के लिए एक की भी होना चाहिए और अच्छा तक भी होना चाहिए, तो दोनों है, देख के पता लग जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, फलन को ढंग से बड़ा बड़ा करके लिखते हैं। सब कुछ पढ़ा रखा है, बार बार बोल रहा हूँ, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। एफ एन क्या दे रखा है यहाँ पर, n+1/2 और यह है n/2। ये कब है, यदि n विषम लोगे तो ये लेना है, और यदि n सम लोगे तो ये लेना है। फलन हमारा जो जा रहा है, फलन हमारा जो जा रहा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। सो देखो चित्र से ही पूरा क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको चित्र बनाकर बड़ा बड़ा। इसके पास सारा n है, इसके पास सारा n है, मतलब n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो दो केस है, एक सम के लिए, ये सम हुआ, ये विषम हुआ, ये विषम हुआ, ये सम हुआ। अब देखो देखो, यदि n बराबर 1, n क्या है विषम है, तो मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। तो f1 क्या होगा, f1 हो जाएगा 1+1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। ठीक है, एक का संबंध एक से है। अब आ जाओ, यदि n बराबर 2, n 2 क्या है, सम है, सन के लिए f2 क्या होगा, तो देखो 2 है तो 2 रखा मैंने यहाँ पर, बट्टे में 2, 2/2 1। एक है कि नहीं है, देखो एक ने भी मुझे एक दिया, ठीक है, एक ने भी मुझे एक दिया, 2 ने भी मुझे एक दिया। देखो एक ने मुझे एक दिया और 2 ने भी मुझे एक दिया, तो यहाँ से पता लग जा रहा है, चूँकि F1 और F2 मुझे 1 दे रहे हैं, परंतु 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। अगर इनपुट बराबर नहीं है तो उनका आउटपुट भी बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ तो बराबर आ रहा है, मतलब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट अगर सेम आउटपुट देता है तो वो क्या होता है, क्या कि नहीं होता। अतः एक क्या कि नहीं है, एक क्या कि नहीं है। अब जब एक क्या कि नहीं है तो ये बाइजेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए एक क्या कि और अच्छा तक दोनों होना अनिवार्य है। अच्छा, अच्छा तक भी चेक कर लेते हैं, अच्छा तक हो जाएगा। अच्छा तक क्या होता है कि यहाँ पर जो भी अवयव बैठा है
उसका प्री इमेज यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 1 का प्री इमेज 1 भी है और 2 भी है, एक से ज़्यादा प्री इमेज उससे लेकर देना नहीं है कि जितने भी अवयव यहाँ बैठे हुए हैं ना, उन सबका प्री इमेज यहाँ पर अटैचमेंट होना चाहिए, जो कि हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्री इमेज कहाँ है, का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है। यानी कि इसका जो डोमेन होता है, सॉरी रेंज जो होता है, वो किसके बराबर होता है, कोडोमेन के बराबर होता है। ये लाइन लिख दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। और इसलिए यह आच्छादक है, इसलिए ये क्या है, आच्छादक है। चूंकि यह एकाकी नहीं है, इसलिए यह बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव मतलब एकाकी आच्छादी, एकाकी आच्छादी होने के लिए एकाकी भी होना भी अनिवार्य है और आच्छादक होना भी अनिवार्य है, जो कि यहाँ से नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो चुके थे, अब यहाँ जाते हैं 14वें प्रश्न में। कह रहे हैं ये हमारा मैट्रिक्स है, तो इसकी गणना करनी है कि क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है जी, ये हमें दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है a² माइनस के 5a प्लस का 6i। ये चीज़ हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम निकाल दें a², यही सबसे बड़ा टास्क है, a² निकालना। a² मतलब a गुणा a, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से ये आता है और यहाँ से ये। ठीक, तो देखो करते हैं। तो 2 दूनी 4, 0 गुणा सब कुछ भी हो 0, 1 कम 1, फिर आ जाओगे 2 गुणा 0 0, 0 गुणा 1 0, 1 कम माइनस का 1, 2 1 कम 2, 0 गुणा 3 0, 1 0 0। पहला रो हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 और 3 1 कम 3, 2 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 1, 3 1 कम माइनस का 3, 2 1 कम 2, 1 3 3। ठीक है, 1 3 3, 3 गुणा 0 0। अब तीसरे पे आ जाएंगे, 1 दूनी 2 माइनस 1 दूनी 2, 0 को कम 0, 1 गुणा 0 0 माइनस 1 कम माइनस 1, 0 गुणा सम कुछ भी हो 0, 1 1 कम 1 माइनस 1 3 माइनस 3 और 0 गुणा 0 0। तो a² हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 5 6 3 9, यहाँ से 0, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस का 1, 2 5 माइनस का 2। ठीक है, ये a² आ गया। अब प्रश्न में आ जाओ। प्रश्नानुसार देखो, बोर्ड एग्जाम में जब अथवा वाले प्रश्न आते हैं, जैसे इसमें अथवा है, अगर आपको ये 2 क्वेश्चन है तो ये दोनों ही आसान है। जिसमें समय कम लगे, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिल रहा उसको कर देना। ठीक है, जिसमें समय कम लगे वही लेना है। क्या निकालना है हमें, a² माइनस के 5a प्लस के 6i। a² क्या है, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस के 5 ए क्या है हमारे पास, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, 6 आई रखना है हमें, 3 into 3 ऑर्डर का। अरे यार पन्ना ही ख़त्म हो गया क्या,
1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो, सो देखो 5 5 दूनी 10, ठीक है, संगत पद, और 6 कम 6 प्लस का, यहाँ माइनस के 1, 5 गुणा 0, देखो माइनस के 1, ये कुछ भी हो 0 हो जाएगा 0, फिर यहाँ से 2, 5 कम माइनस के 5, और 6 गुणा 0 0, फिर यहाँ से 9, ठीक है, 5 दूनी 10, और 6 गुणा 0 0, संगत पदों के आपस में जुड़ते करते हैं ना। फिर यहाँ से माइनस का 2, 5 कम माइनस के 5, और 6 कम 6, ठीक है। तीसरे पद में यहाँ 5 है, 5 दिया 15 माइनस का, और 6 गुणा 0 0, यहाँ 0 है, 5 कम 5 माइनस का, और 6 गुणा 0 0, माइनस के 1, 5 कम माइनस माइनस प्लस के 5, ठीक है, और 6 गुणा 0 0। तीसरा पद है माइनस के 2, 5 0 0, 6 कम 6, तो यहाँ से आ जाएगा 11 में से 10 घटाएंगे 1, माइनस के 1, 2 में से 5 घटाएंगे माइनस के 3, 9 में से 10 घटाएंगे माइनस का 1, तो देखो 7 में से 6 घटाएंगे माइनस का 1, 15 में से 5 घटाएंगे माइनस के 11, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, माइनस 5, 5 में से घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। देखो हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने कर रहे हैं, ठीक है, अथवा फतवा में जो भी है वो भी हम कर रहे हैं। अब इसके अथवे वाले में उसमें भी आ जाते हैं। तो देखो, तो हमारे पास क्या है, यदि ए बराबर हमारे पास क्या है, माइनस के 2 4 5, ये ए है, और हमें जो बी दे रखा है वो दे रखा है 1 3 माइनस का 6, तो हमें शुद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी का डैश है वो बराबर होता है बी डैश ए डैश। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले ए बी की गुणा करनी है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले देखो हम ए डैश निकालते हैं, जो कि ए डैश और बी डैश, तो ये जो रो सॉरी ये जो कॉलम है वो रो बन जाएगा -2 4 5, और ये जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ए बी, ए और बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है -2 4 5, और बी मैट्रिक्स है 1 3 -6। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 रो है, कॉलम एक है, एक कॉलम है, 3 रो है, तो एक से घटा 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ये कितना, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। देखो पहला रो 2 1 कम 2, ठीक है, फिर 2 3 6 माइनस का, और 6 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 6 24, 5 कम 5, 5 3 15, 5 6 30। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ए बी का डैश निकालना है, ट्रांसपोज। जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाता है, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाता है, और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाता है। ये बायां पक्ष हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, बी डैश ए डैश निकालना है। देखते हैं बी डैश ए डैश क्या आता है। तो बी डैश क्या है हमारे पास, 1 3 माइनस के 6, और ए डैश हमारे पास है -2 4 5। ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा। 1 दूनी 2, ठीक है, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 6 दूनी
12 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 चौको 24 माइनस का 6 पंजे 30। आप खुद ही देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है एग्जैक्टली। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि जो ए बी डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश ए डैश के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर ये 14 था ना, 15 आएगा इसके बाद। ये 15वें नंबर पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए अगर ये जो फलन है द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन हो। ठीक है, यानी कि x 2 बार 2 बार है 10 10, 2 पे और 10 पर ये फलन क्या है, सतत है प्रश्न के अनुसार। तो चलिए करते हैं इसको। देखो fx क्या दे रखा है हमें, 5 और ax प्लस बी ठीक है। ए और बी के मान निकालें। चूंकि फलन x बराबर 2 व 10 पर सतत है। ठीक है, तो पहले 2 के लिए करते हैं। x बराबर 2 के लिए सतत होने पे क्या होता है, LHL RHL और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए। तो LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव फंक्शन x 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए 5, डायरेक्ट 5 आ जाएगा। RHL लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन है। 2 से अधिक के लिए, देखो 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए ये देखो x का जो मान है वो 2 से बड़ा है, ये वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह पर 2 रखेंगे 2a प्लस बी। चूंकि LHL किसके बराबर होगा, RHL के बराबर होगा क्योंकि सतत है। ठीक, तो 2a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। समीकरण ए। ठीक है, एक समीकरण मिल गया। अब आ जाओ x बराबर 10 के लिए। ठीक है, 10 के लिए क्या हो जाएगा, देखो LHL जैसे इसके लिए किया था, LHL लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव फंक्शन x। 10 से कम के लिए, 10 से कम छोटा वाला मुंह, सॉरी 10 से 10 से बड़े के लिए, 10 से कम के लिए x के साथ छोटा वाला मुंह है तो ax प्लस बी। x की जगह पे क्या रखना है, 10 रखना है तो 10a प्लस बी हो जाएगा। अब आ जाओ RHL। RHL मतलब 10 से अधिक के लिए, 10 से अधिक के लिए डायरेक्ट फंक्शन क्या है, 21 है। चूंकि LHL किसके बराबर है, RHL। ठीक है, तो LHL कितना है 10a प्लस बी, RHL कितना है 21। समीकरण ए और बी को विलोपन विधि से हल कर लीजिए। ठीक है, तो समीकरण ए तथा बी से ये हमारे पास है 10a प्लस बी बराबर 21 और ऊपर है 2a प्लस बी बराबर 5। कटाएंगे, प्लस माइनस कटा तो 8a, 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। 8 दूनी 16, ए का मान आ जाएगा 2। 2a प्लस बी आपका 5 है, ए का मान 2 है। ठीक है जी, तो बी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस का 4 इधर के माइनस हो गया, बी का मान 1। तो ए और बी के मान हमसे पूछे गए थे जो कि हमने फट से निकाल दिए। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी।
ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, 16वां नंबर। इंटीग्रेशन है, ये सारे इंटीग्रेशन मैंने पहले ही करा रखे हैं, इससे पहले भी जो मॉडल पेपर्स करा रखे हैं वहाँ पर भी मैंने इनको सबको करा रखा है। ठीक है, हम जाके देख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। चलिए करते हैं, पहले करते हैं 16वां नंबर। दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा है लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है। मैंने हमेशा बोला है जो भी इंटीग्रेशन है उसको आई मान लो। π/6 π/3, ये dx बट्टे 1 प्लस अंडर रूट में 10x। इसका आंसर आई थिंक π/4 समथिंग कुछ आएगा। अब एक चीज़ नोट करो, A to B में जा रहा है ना, नोट करने वाली बात क्या है, π/3 प्लस π/6 को ऐड करो, एलसीएम 6 आ गया, 2π प्लस पाई 3π/6 यानी कि π/2 आ गया। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दें, कौन सी, अगर जो गुणधर्म है कौन सा लगा दें, ऐसा वाला जो गुणधर्म ए बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी हम लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये लग जाएगा। तो उसको लगाने से पहले इस फंक्शन को थोड़ा चेंज करते हैं, 10 का थोड़ा बदलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, देखना, π/6 π/3। तो मैं बदलता हूँ साइन कॉस में, साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स। सो आप देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स, कॉस एक्स से कम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये बट्टे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर गुणे में। अब क्वेश्चन एकदम एकदम तुच्छ सा बन गया है ना। जिस बच्चे का दिमाग है थोड़ा बहुत, जिसने पढ़ा है, वो तो बोलेगा सर ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा बन गया। अब लगाएंगे गुणधर्म, जो बोल रहे थे गुणधर्म से, गुणधर्म लिख भी देना जो ऊपर लिखा था मैंने, ये वाला। ठीक है, लगाए तो लिमिट तो चलो जो है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नहीं π/4 नहीं आएगा क्योंकि लिमिट अलग है ना। सो यहाँ से देखो क्या होता है, π/6 प्लस π/3 एक्स घटेगा इसमें से, और यहाँ पे भी वही चीज़। ठीक, एक्चुअली ये क्या है, ये π/2 है। ठीक है ना, ये क्या है, π/2 है। अभी मैंने आपको लिख के सॉल्व करके भी दिखाया था, ये π/6 π/3, ये आपका cos π/2 माइनस एक्स dx, नीचे भी वही आ जाएगा। ओके, सो ये चीज़ क्या हो गई, ये हो गया अंडर रूट साइन एक्स, क्लास 9 में ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये भी साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स। इसके जो बट्टे में है, इसके बट्टे में भी वही है, लॉस ऑफ मतलब लिमिट भी सेम है दोनों की, तो जोड़ देते हैं समीकरण, ए 1 प्लस 2 को जोड़ दो, इधर आई आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, दोनों की लिमिट सेम है, π/6 π/3, दोनों के बट्टे में सेम है, cos x प्लस साइन एक्स। तो ऊपर भी वैसा वैसा जुड़ जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स जुड़ जाएगा। सेम टू सेम कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया, π/6 π/3 ओनली dx। dx का कंडीशन क्या होता है, x, लिमिट क्या है π/6 π/3, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 6 3 2π माइनस पाई विच इज़ π/6। तो आई निकालना है हमें, π/6 दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा π/12। ठीक है जी, इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, π/12।
तो आज की इस वीडियो में ना इतना ही रखते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बाकी सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ।